नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं J&K बैंक पीओ प्रीलिम्स और बैंकिंग एसोसिएट एग्ज़ाम का सॉल्व्ड पेपर। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। वो मैंने पूरा एक पेपर बनाया हुआ है और इसको सॉल्व किया हुआ है। तो इस वीडियो को जो है सारे जो एस्पिरेंट्स हैं बैंक पीओ या बीए के लिए, वो सब लोग जो है इसको एंड तक ज़रूर देखें। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सब लोग आप अपने पास एक कॉपी भी रख लीजिए, एक पेन भी रख लीजिए, क्योंकि आप नोट करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं ठीक हो रहे हैं इस पेपर में। ओके, तो इस पेपर में हमारे पास जो है टाइम की कमी है। इस पेपर में हमारे पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं और 60 मिनट्स में हमने 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है। ओके, तो जितना जल्दी हो सके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 25 to 30 सेकेंड्स में हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये ज़रूरी नहीं कि हमें जो है सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में जैसे कि आप जानते हैं कि ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड है और इसमें 3 सेक्शंस हैं मेन: इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ओके, इंग्लिश आपको पता है कि ये 30 मार्क्स की रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का रहेगा और रीजनिंग एबिलिटी भी 35 मार्क्स की रहेगी। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सब लोगों ने, मैं आशा करता हूँ कि सब ने अपनी कॉपी और पेन जो है अपने पास रख लिया होगा और आप सब लोग जो हैं आप इसको नोट करते रहेंगे। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता जाऊंगा, खुद से आप करने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, इंग्लिश से। तो डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या हैं? रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज़ एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्पॉटिंग द एरर, आपने एरर को ढूंढना है और जिस सेंटेंस में एरर होगा, जिस सेंटेंस के पार्ट में, ये पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं 1 2 3 4, और इसमें आपने देखना है कि कौन सा पार्ट जो है गलत है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। He was with me until now, so don't punish him for the delay. ओके, तो आप सब लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जो सही आंसर है वो अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। और अब मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। He was with me until now, so don't punish him for the delay. अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि he was with me, वो मेरे साथ था अब तक, until now, तो यहाँ पर he was with me नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा he has been with me। क्या यहाँ पे टेंसेस का उपयोग जो है सही ढंग से हमने करना है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा गलत है? इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है he was with me जो है यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे आना चाहिए था he has been with me। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके, तो करिए इस क्वेश्चन को, अपना आंसर जो है कॉपी में लिख लीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर, यहाँ पे जब भी, ये नोट कीजिएगा, जब भी दो नाउन्स, टीचर और स्टूडेंट, यहाँ पे दो नाउन्स हैं, जब भी दो नाउन्स के साथ एवरी या ईच लगा होता है तो वहाँ पे देयर नहीं आता। वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे हिज आता है। वहाँ पे आता है हिज। ओके, वहाँ पे क्या आता है? हिज आता है।
तो इसका आंसर जो है सेकंड वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में देयर है, तो देयर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हिज। ओके, तो चलिए मूव करते हैं आगे, जिसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही सेड प्रियंका इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। ओके, ऑफ अवर कॉलेज। तो वो कह रहा है कि प्रियंका जो है मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज, कि प्रियंका जो है सबसे यूनिक सिंगर है। पर यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे ये गलती ये है कि इसने यहाँ पर दो सुपरलेटिव्स को एक साथ जोड़ा है, मोस्ट और यूनिक। दो सुपरलेटिव्स जो हैं कभी भी साथ में नहीं आते हैं, वो जो है या तो अलग अलग होंगे, एक साथ दो सुपरलेटिव्स का हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आना चाहता है? यहाँ पे आना चाहता है ही सेड प्रियंका इज़ द यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। मोस्ट यूनिक यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा सेकंड। ओके, देन मूव करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये है द प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद इज़ मच साउट आफ्टर बाय स्कूल स्टूडेंट्स एंड इज़ इन्वाइटेड फॉर मेनी फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद। आप सब लोग इसका आंसर दे दीजिए मुझे, और कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं इन सब के आंसर्स। आप मुझे एंड में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं ठीक हुए हैं। तो अभी के लिए आप क्या करिए, इन सब जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन सब के आंसर्स जो हैं अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, और बाद में कंपेयर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, और उसके हिसाब से मुझे एंड में बताइए कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना रहा 100 में से। ओके, तो अभी आप फोर्थ क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर जो है लिख लीजिए। ओके, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद इज़ मच सॉट आफ्टर बाय स्कूल स्टूडेंट एंड इज़ इन्वाइटेड फॉर मेनी फंक्शन फॉर, एंड इज़ इन्वाइटेड फॉर, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा। यहाँ पे प्रपोजिशंस का सही इस्तेमाल करना है। प्रपोजिशन का सही इस्तेमाल यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे फॉर की जगह क्या आएगा? यहाँ पे आएगा टू। इज़ इन्वाइटेड टू मैनी फंक्शंस। ओके, यहाँ पे आएगा टू। देन फिफ्थ क्वेश्चन आएगा हमारा, क्या है कि इसमें है नॉट ओनली शी वॉच्ड द न्यूज़ बट आल्सो कुक्ड फूड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? एरर कहाँ पे होगा इसमें आपको बताना है, आपको लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर। अभी लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आपने इसका आंसर लिख लेना है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पे गलती कहाँ पे है? यहाँ पे गलती है फर्स्ट वाले में ही गलती है। नॉट ओनली शी वॉच्ड, यहाँ पे आना चाहिए था नॉट ओनली शी डिड वॉच द न्यूज़ बट आल्सो कुक्ड फूड। तो पहला वाला हमारा क्या है? एरर है, यहाँ पे एरर है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो हमने अब तक 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं इंग्लिश के, स्पॉटिंग द एरर वाले। अब हम करेंगे सेंटेंस फिलर्स वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में क्या डायरेक्शंस दी हुई हैं, आप सब लोग इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, और फिर उसके बाद जो है सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। ओके, तो पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स टू मेक द गिवन सेंटेंसेस मीनिंगफुली कंप्लीट। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, पूरा सेंटेंस दिया है, जिसमें यहाँ पे कुछ 2 प्लेसेस जो हैं मिसिंग है। वहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे वो आपको बताने हैं, और उनके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे आएगा। ओके, तो आप सब लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करिए। 3 अननाउन असाइलेंट्स डैश ऑन मोटरसाइकिल्स एंड ओपनड डैश barely a few meters from where the actor was shooting। तो आप सब लोग इसका आंसर लिख लीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा, थर्ड वन, अराइव्ड और फायर। यहाँ पे आएगा 3 अननोन असाइलेंट्स अराइव्ड ऑन मोटरसाइकिल
and opened fire barely a few meters from the where the actor was shooting. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया 3. मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैनी टीचर्स डैश द लेक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम एज द डैश फॉर लिविंग द जॉब. तो इसका आंसर आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके. मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ. इसमें आएगा मैनी टीचर्स cited the lack of professional freedom as the reason for leaving the job. Okay, for leaving the job. Okay, question number 8 की तरफ मूव करते हैं. Indians will dash 1/4 of the total workforce in the next 5 years, but India needs to introspect whether its education system is dash for these demographic dividends. ओके, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए और इसका मुझे आंसर बता दीजिए. खुद आपने कॉपी पे लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या है. तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ. तो इसका आंसर आएगा इंडिया विल कॉम्प्राइज, यानी इसका आंसर क्या है 5th. ओके, इसका आंसर क्या है 5th. कॉम्प्राइज और प्रिपेयर्ड. इंडियंस विल कॉम्प्राइज 1/4 of the total workforce next 5 years, but India needs to introspect whether its education system is, यहाँ पे आएगा prepared for these demographic dividends. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो इसका आंसर 8th का आ गया 5. 9th क्वेश्चन आ गया, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर वन सो डैश टू बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रेस एंड रिलीजन. थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इसको कोप अप कर लीजिएगा. तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए. तो आप अपनी कॉपी पे पहले ही लिख लीजिए. तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ. इसका आंसर होगा इनटॉलरेंट. क्या होगा 3rd वाला, इनटॉलरेंट. ओके, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर वन सो इनटॉलरेंट टू बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रेस एंड रिलीजन. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो हम आ चुके हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ. व्हेन interpersonal problems dash but are not dealt with, the organization's productivity inevitably dash. तो आप इसका आंसर लिख लीजिए. इसको समझ लीजिए और इसका आंसर आप लिख लीजिए कॉपी के ऊपर, और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ. इसका आंसर आएगा when interpersonal problems exist, जब इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं बट आर नॉट डेल्ट विद, जब वो अच्छे से डील नहीं की जाती, तो द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिविटी इनएविटेबली डिमिनिशेस. तो इसका आंसर आएगा 5th. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 5th, एग्जिस्ट एंड डिमिनिशेस. ओके, तो अब हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. अभी हमने 20 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश के. तो हम मूव करते हैं अपने 11th क्वेश्चन 11 to 15 डायरेक्शंस की तरफ. तो यहाँ पे हम डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं. आप सब लोग जब भी आप पेपर देंगे तो आपने जो डायरेक्शंस जो है अच्छे से पढ़ लेनी है, और इसमें आपको क्वेश्चंस में क्या करना है वो आपको बताते हैं. तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. रीअरेंज द फॉलोइंग 5 sentences A, B, C, D and E in the proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the questions given below them. Okay, आपको ये 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं A, B, C and D and E. ये 5 सेंटेंस दिए गए हैं. आपको क्या करना है, आपने इनका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ओके, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है. तो आप क्या करेंगे, आप सब लोग जो है इसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए कि ये 5 सेंटेंसेस हैं क्या. ओके, ये 5 सेंटेंसेस
हैं क्या, ये हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है बट बाय देन इट वॉज टू लेट टू करेक्ट थिंग्स। ओके, तो पहला सेंटेंस ये है। दूसरा है इट इज़ इम्पॉसिबल, दूसरा इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टीयर सच अ लार्ज प्रोजेक्ट टू सक्सेस विदाउट प्लानिंग। ओके, थर्ड है ही हैड टू स्टैंड बाय एंड वॉच हेल्पलेसली। फोर्थ है द होल स्कीम वॉज डेस्टिन्ड टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग। फिफ्थ वन है जैक स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस ओनली टूवर्ड्स एंड। आपने क्या करना है, ये सारे जो दिए हुए हैं सेंटेंसेस जो भी दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इनको अच्छे से क्या करना है, अरेंज करना है और उसके बाद बताना है कि पैराग्राफ कैसे बनता है। ओके, तो दोस्तों इन 5 सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद जो मुझे लगता है कि सबसे पहले होना चाहिए पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ बनेगा, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें डी वाला पार्ट जो है, मुझे लग रहा है द होल स्कीम वॉज डेस्टिन्ड टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग। डी वाला पार्ट जो है हम नंबर 1 रखेंगे, मतलब ये पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होगा। देन हम चलते हैं बी की तरफ, बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा सेकंड नंबर के ऊपर। ओके, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टेयर जैक, क्या होगा, पहला जो है हमने डी रखा है। द होल स्कीम वॉज डेस्टिन्ड टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टीयर सच अ लार्ज प्रोजेक्ट टू सक्सेस विदाउट प्लानिंग। एंड थर्ड आएगा यहाँ पे जैक स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस ओनली टुवर्ड्स द एंड। एंड फोर्थ जो है यहाँ पे पैराग्राफ का फोर्थ सेंटेंस जो होगा वो होगा ए, बट बाय देन इट वाज टू लेट टू करेक्ट थिंग्स। एंड आखिरी पांचवा आएगा सी, ही हैड टू स्टैंड बाय एंड वॉच हेल्पलेसली। ओके, तो इसमें क्या आया, जो डी है वो 1 है, द होल स्कीम वॉज डेस्टिन्ड टू फेल फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड डी के बाद जो है हम बी की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टीयर सच अ लार्ज प्रोजेक्ट टू सक्सेस विदाउट प्लानिंग। देन ई, जैक स्टार्टेड रियलाइजिंग इट only towards the end. And then A, but by then it was too late to correct things. And then क्या आएगा, C, he had to stand by and watch helplessly। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 में यही सॉल्व करना है, हमने इसको पैराग्राफ को अच्छे से जो है अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे हमें दिया है कि विच सेंटेंस शुड कम थर्ड इन द पैराग्राफ। थर्ड कौन सा था, थर्ड हमने कौन सा रखा था, तीसरे नंबर पे ई यहाँ पे, मतलब इसका आंसर आ गया, हमने क्या रखा था, ई थर्ड पोजीशन पे, तो इसका आंसर आ गया 5th। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है कि विच सेंटेंस शुड कम 5th इन द पैराग्राफ। कौन सा सेंटेंस जो है पैराग्राफ में 5th आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आखिर में कौन सा सेंटेंस होगा, आखिर में होगा ही हैड टू स्टैंड बाय एंड वॉच हेल्पलेसली, मतलब सी। तो सी कौन सा ऑप्शन है, सी है तीसरा ऑप्शन, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो आप सब लोग जो है इसको, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो मैं आपको इसके सारे आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा विच सेंटेंस शुड कम फर्स्ट इन द पैराग्राफ। फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट होगा डी, द होल स्कीम वॉज डेस्टिन्ड टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग, ये है जो है फर्स्ट पे आएगा। देन 14th पे विच सेंटेंस शुड कम 4th इन द पैराग्राफ। तो 4th कौन सा था, 4th मैंने रखा था, मतलब 4th आएगा ए, बट बाय देन इट वॉज टू लेट टू करेक्ट थिंग्स। और विच सेंटेंस शुड कम 2nd इन द पैराग्राफ। तो इसमें सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड जो था वो था बी। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी कहाँ पे, 2। ओके, तो इसके आंसर 11 to 15 मैंने दिए हुए हैं कि 5, 3, 4, 1, 2, ये जो है इसके आंसर्स हैं। ओके, तो चलिए अब हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर लेते हैं। ओके,
हम अब हमारे पास डायरेक्शंस में आएगा क्वेश्चन नंबर 16 to 22। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब आपको क्या करना है कि आपने जो है इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको पैसेजेस के पर आधारित जो है क्वेश्चंस भी आएंगे, 5 से 6 या 6 से 8 क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। तो पैसेज राइटिंग जो भी होती है उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब एग्ज़ाम में क्या करना है आपको कि जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो तब आपने ये पैसेज को पहले सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं। तो 20 मिनट्स में आप ये पैसेज पढ़ तो सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको 5 से 6 मिनट में आप पूरा जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3-4 मिनट आप पढ़ने में लगाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाइए, तो आप आसानी के साथ एक बार अगर आपको पैसेज समझ में आ गया तो फिर आप आसानी के साथ जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप पेपर देते हैं तो उसके पहले जो है आप बाकी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए, और एंड के 7-8 मिनट जो हैं आप पैसेज के लिए रखिए। और ये स्कोरिंग भी होता है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इसको पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पैसेज के में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। ओके, आपको पैसेज को जो है पहले अच्छे से पढ़ लेना है, थोड़ा समझ लेना है, और उसके बाद जो है आपने क्वेश्चंस का आंसर दे देना है, क्योंकि इस पैसेज से ही आपके क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। 16 to 22 तक आपने आंसर देने हैं। ओके। To the ego, the present moment hardly exists. Only past and future are considered important. This total reversal of the truth accounts for the fact that in the ego mode the mind is so dysfunctional. ये किसकी बात कर रहा है इसमें पैसेज में? ये बात कर रहा है ईगो की। ईगो में ये बता रहा है कि ईगो ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, एक डिसफंक्शन है। इट इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड विद कीपिंग द पास्ट अलाइव बिकॉज विदाउट इट हु आर यू। तो ईगो जो है, ईगो क्या करती है, हमेशा जो है पास्ट को हमेशा ज़िंदा रखती है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं हो। इट कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ इनटू द फ्यूचर to ensure its continued survival and to seek some kind of a release or fulfillment there। और ये आपको क्या करती है, ईगो वाला जो बंदा होता है, इस पैसेज में आपको ये बताया गया है कि फ्यूचर और पास्ट में ही डिवेल करता है। एंड इट सेज वन डे व्हेन दिस दैट और अदर हैपन्स एंड आई एम गोइंग टू बी ओके हैप्पी एट पीस। ओके, तो इसमें आप क्या होता है कि ईगो जब होता है तो आप देखते हैं कि एक दिन में ये करूँगा, फ्यूचर में डिवेल करते हैं कि इस दिन में ये करूँगा, अब मेरे साथ ये होगा, अब इस टाइम पे मैं हैप्पी रहूँगा या मुझे पीस मिलेगा। ये सब जो है आप फ्यूचर में या पास्ट में डिवेल करते हैं। इवन व्हेन द ईगो सीम्स टू बी कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट, इट इज़ नॉट द प्रेजेंट दैट इट सीज, इट मिसपरसीव्स। ये क्या करता है, मिसपरसीव करता है कम्प्लीटली, बिकॉज इट लुक्स एट इट थ्रू द आइज ऑफ द पास्ट। क्यों मिसपरसीव करता है? क्योंकि ये ईगो जो है, हम हमेशा प्रेजेंट को अच्छे से देख नहीं पाते, क्योंकि हमें ईगो जो होता है, ईगो के बारे में इसमें बात की है कि हम हमेशा पास्ट में डिवेल करते हैं, पास्ट में, और इट रिड्यूसेस द प्रेजेंट टू अ मीन्स टू एन एंड, और प्रेजेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रह पाता। एंड एन एंड दैट ऑलवेज लाइज इन द माइंड प्रोजेक्टेड फ्यूचर। ओके, ऑब्जर्व योर माइंड एंड यू विल सी दैट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि कैसे ये वर्क करता है। द प्रेजेंट मोमेंट होल्ड्स द की टू लिबरेशन। जो प्रेजेंट मोमेंट होता है वो लिबरेशन की एक की है, बट यू कैनॉट फाइंड द प्रेजेंट मोमेंट एज लॉन्ग एज यू आर योर माइंड। पर आप तब तक प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते जब तक आप सिर्फ माइंड पे डिपेंड है, आप अपने माइंड के अधीन है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में कभी भी नहीं रह सकते। ओके, ये है इस पैसेज का अब तक का मतलब। तो आगे पढ़ते हैं। द प्रीडोमिनेंस, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। द प्रीडोमिनेंस ऑफ अ माइंड इज़ नो मोर देन अ स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो माइंड की जो प्रीडोमिनेंस है, एक इवोल्यूशन की एक स्टेज है, कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है। वी नीड टू गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज नाउ एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी, अदरवाइज वी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द माइंड। तो अभी हमें क्या करना है कि हमने नेक्स्ट स्टेज में चले जाना है, नहीं तो हमारा माइंड जो हमें डिस्ट्रॉय कर लेगा। अगर हम माइंड
सही करेंगे सब कुछ, सब चीज़ें, ईगो हमारे अंदर होगा तो हम जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हैं, विच हैज़ ग्रोन इनटू अ मॉन्स्टर। माइंड जो है मॉन्स्टर में ग्रो कर चुका है। थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस आर नॉट साइनोनिमस। थिंकिंग और कॉन्शियसनेस जो है दो साइनोनिमस नहीं है, एक जैसा, एक ही तरीके का मतलब नहीं है। थिंकिंग और कॉन्शियसनेस जो है एक नहीं है, बट थिंकिंग इज अ स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। थिंकिंग क्या है, एक स्मॉल एस्पेक्ट है कॉन्शियसनेस का। थॉट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कॉन्शियसनेस, बट कॉन्शियसनेस डजेंट नीड थॉट। ओके, अब आगे पढ़ते हैं इसका। ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 5 मिनट आपको पढ़ने में लग जाएंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तब मैं जब भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तब आपको जल्दी से जल्दी पढ़ लेना है और जल्दी से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, एनलाइटमेंट मीन्स राइजिंग अबाउ थॉट, नॉट फॉलिंग बैक टू अ लेवल बिलो थॉट, द लेवल ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट। एनलाइटमेंट का क्या मतलब है? एनलाइटमेंट का मतलब बताया कि थॉट से ऊपर, मतलब थॉट तक ही सीमित नहीं रहना, थॉट से ऊपर उठना है। नॉट फॉलिंग बैक टू अ लेवल बिलो थॉट, थॉट से नीचे का लेवल क्या है कि वो जानवरों का लेवल होता है। ओके, यू स्टिल यूज योर थिंकिंग माइंड when needed, but in a much more focused and effective way than before. एनलाइटेड स्टेट में क्या होता है कि अपने थिंकिंग माइंड को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यू यूज़ इट मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज़, प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं आप, बट यू आर फ्री ऑफ द इनवॉलेंट्री इंटरनल डायलॉग। पर आप में अंदर से क्या आ रहा है वो भी जो है उसके अपने मायने हैं। एंड देयर इज इनर स्टिलनेस when you do use your mind, and particularly when a creative solution is needed, you oscillate every few minutes or so between thought and stillness, between mind and no mind। mind और no mind के बीच में आपका जो है oscillate होता रहता है। no mind is consciousness without thought, और no mind क्या है, ये consciousness है बिना किसी thought के। consciousness तो है पर आपके माइंड में कोई thoughts नहीं आ रहे हैं। Only in that way it is possible to think creatively, but because only in that way does thought have any real power। तो इसी तरीके से अगर नो माइंड, मतलब माइंड है, माइंड सोच रहे हो आप, पर कॉन्शियसनेस है पर आपके थॉट्स नहीं है, तो ये जो है एक क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा टूल है। थॉट अलोन व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर कनेक्टेड विद द मच वास्टर रियल्म ऑफ कॉन्शियसनेस क्विकली बिकम बैरन, इनसेन एंड डिस्ट्रक्टिव। और थॉट अगर अकेला होगा, उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगी उस बंदे में, तो उसका ब्रेन जो है बैरन हो जाएगा, बिल्कुल इनसेन और डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा वो बंदा। एंड इट वॉजेंट थ्रू द माइंड, थ्रू थिंकिंग दैट द मिरेकल दैट इज लाइफ ऑन अर्थ आर यूर बॉडी वॉज क्रिएटेड एंड इज बींग सस्टेन्ड। तो देर इज क्लियरली एन इंटेलिजेंस एट वर्क बट दैट इज़ फॉर ग्रेटर देन माइंड। ओके, आपने इस तरीके से पढ़ लेना, इसको समझ लेना अच्छे से। तो अब मैं इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज माइंड इज इम्पोर्टेंट ओनली इन दैट। किस में इम्पोर्टेंट, पैसेज के हिसाब से माइंड किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो हमने क्या पढ़ा था कि माइंड जो है क्या करता है, ये कॉन्शियसनेस का प्रिकर्सर है। तो इट इज़, इसमें आएगा फर्स्ट वाला आंसर। ओके, हमने कर लिया पहला क्वेश्चन। देन सेकंड है, इन ईगोस्टिक थिंकिंग प्रेजेंट मैटर्स ओनली इन द सेंस दैट। तो आप सब लोग जो है इसके आंसर दे दीजिए। 17th क्वेश्चन का दे दीजिए, 16 का तो मैंने बता दिया, आप लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 17th क्वेश्चन का भी आंसर आप लिख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ईगोस्टिक थिंकिंग में जो प्रेजेंट मैटर होता है ओनली इन द सेंस दैट, इसका आंसर है क्या आएगा, इट आइडेंटिफाइज विद माइंड, इट एक्ट्स एज ए रेफरेंस पॉइंट टू द पास्ट, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द कॉन्शियसनेस, इट इज़ अ मीडियम टू फुलफिल फ्यूचर आर नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आएगा, जो ईगोइस्टिक थिंकिंग वाला जो हमने पढ़ा था अभी कि प्रेजेंट मैटर्स ओनली इन द सेंस दैट, प्रेजेंट किस लिए मैटर करता है कि ये हेल्प करता है कॉन्शियसनेस की ग्रोथ में, या फिर किस में, इट इज़ अ मीडियम टू फुलफिल फ्यूचर एंड, क्या इसका क्या आएगा, इट इज़ अ मीडियम टू फुलफिल फ्यूचर एंड। हमने पीछे पढ़ा था कि जिसमें ईगो होगा तो वो
जो है उसमें वही एस्पिरेशंस रहेंगी कि फ्यूचर में क्या होगा, वही ये इट इज़ अ मीडियम टू फुलफिल फ्यूचर एंड। ओके, तो ये इसका आंसर है 17 का, और 16 का आपने फर्स्ट आंसर है, 17 का फोर्थ है। ओके, तो मूव करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18th। In the enlightened stage, one uses thinking in not one way or for not one purpose. Which one is it? Enlightened state में हमने पढ़ा था कि अभी कि अब इसमें इसने पूछा कि enlightened stage में क्या होता है कि thinking in one way or for not one purpose. Which one is it? तो इसमें कौन सा आएगा कि थिंकिंग एक वे में नहीं रखनी या एक पर्पस के लिए नहीं रखनी, एनलाइटेंड स्टेज में ये कहा जाता है, तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें जो है इट वर्क्स हैंड इन हैंड विद नो थिंकिंग, ये भी नहीं है। इट फीड्स नो ऑन कॉन्शियसनेस, नहीं। इसका आंसर आप लिख लीजिए अगर आपका, आप जो इसका आंसर देख रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या है पैसेज को पढ़ के, तो इसका इट्स डिफ्यूजिव क्वालिटी एंड इट बिकम्स अ वे टू सर्व प्रैक्टिकल, नो। तो इसमें नोटा आंसर मुझे सही लग रहा है, तो इसका आंसर है नोटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन द इवेंट ऑफ एक्टिव ईगो, इन द इवेंट ऑफ एक्टिव ईगो में क्या 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 हो सकता है? प्रेजेंट टेक्स सेंटर स्टेज, या पास्ट बिकम्स प्रेडोमिनेंट, वन लिविंग इन द प्रेजेंट प्लान्स फॉर द फ्यूचर, या फिर माइंड एंड कॉन्शियसनेस बोथ बिकम डोरमेंट, और पांचवा जो है नन ऑफ द अबव। तो जो पैसेज के हिसाब से जो है एक्टिव ईगो का क्या मतलब होता है? हमने अभी पढ़ा था कि वो पास्ट में ड्वेल करता है। क्या करता है? पास्ट में ड्वेल करता है, यानी कि पास्ट जो इसमें प्रीडोमिनेंट होता है, यानी कि इसका आंसर जो है सेकंड आएगा। तो ओके, तो मुझे लगता है कि आई होप कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा और सही दिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया है, अब ये क्वेश्चंस जो हैं पैसेज के हिसाब से ही दिए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज के हिसाब से कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है, यानी कि सही नहीं है। पहला है कॉर्टेसी इन माइंड देयर इज़ अ रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, नहीं, ये तो सही बात है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो माइंड जो है वो रिवर्स करता है अपनी थिंकिंग को, जब जो ईगोइस्टिक माइंड होता है। तो ये वाला पहला वाला तो सही है। सेकंड, थिंकिंग इज़ नो वे कनेक्टेड विद द कॉन्शियस, थिंकिंग इज़ नो वे कनेक्टेड विद कॉन्शियस, नहीं, हमने तो पढ़ा था कि थिंकिंग जो है एक स्मॉल पार्ट होता है कॉन्शियसनेस का। तो ये वाला जो है यहाँ पे ये वाला गलत है, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ये गलत है। देन हम 21st क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 21st क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो आप भी दे दीजिए अपना कोई आंसर जो है अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। तो क्योंकि पैसेज का टाइटल जो है थिंकिंग के बारे में है, तो इसको हम लिखेंगे, इसका आंसर रहेगा हमारा 5th वन, स्टॉप थिंकिंग। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम टू मिसपरसीव्स एज यूज्ड इन द पैसेज। मिसपरसीव का साइनोनियम यानी कि सेम मीनिंग वाला मतलब कौन सा होता है? वो होता है मिसपरसीव मतलब मिसअंडरस्टूड, तो पहला वाला। ओके, तो पहला वाला इसका आंसर है। ओके, तो ये हो गया, तो हमने ये तो कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक के आंसर्स क्या होंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि 23 से लेकर 26 तक जो आपको दिख रहे हैं, इनका आंसर आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो डायरेक्शंस क्या हैं? दे इंक्लूड साइनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। और 23 से लेकर 30 क्वेश्चन जो हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें साइनोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स के क्वेश्चन आएंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने आपकी वोकेबलरी
स्ट्रांग होगी तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें है सिनोनियम फॉर ऑरिएट। आप अपना आंसर दे दीजिए। ऑरिएट, ऑरिएट का मतलब होता है सेकंड, गिल्डेड। ऑरिएट या गिल्डेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गोल्डन। इसका क्या मतलब होता है? गोल्डन, गोल्डन शेप। ओके, देन साइनोनियम फॉर क्लॉसेस। क्लॉसेस का साइनोनियम क्या होता है? आप सब लोग अपना आंसर दे दीजिए। इसका आंसर है सेकंड, ह्यूज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है एंटोनियम फॉर डेस्टिट्यूट। एंटोनियम फॉर डेस्टिट्यूट जो है इसका क्या है एंटोनियम 25 क्वेश्चन का? तो 25 क्वेश्चन का जो एंटोनियम है वो है फोर्थ, यानी कि एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है क्या? एफ्लुएंट का मतलब होता है हैविंग लॉट ऑफ मनी। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसको हम डेस्टिट्यूट या एफ्लुएंट कहते हैं। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जिसमें आएगा एंटोनियम ऑफ बर्ग्योनिंग। बर्ग्योनिंग का एंटोनियम क्या है? बर्ग्योनिंग का एंटोनियम आप लिख लीजिए आंसर इसका। तो आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी के ऊपर, पहले ही वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। बर्ग्योनिंग का एंटोनियम होता है ड्विंडिंग। ड्विंडिंग या बर्ग्योनिंग। ड्विंडिंग या बर्ग्योनिंग का मतलब होता है कि टू बिकम वीकर। वीकर, जो वीक बंदा होता है या स्मॉलर बंदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, या इसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टू बिकम स्मॉलर और टू बिकम वीकर। तो ये जो है इसका एंटोनियम का मतलब है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यह एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो हमने आप मतलब बताना है, जो अंडरलाइंड पार्ट है उसका हमने मतलब बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। आप अपना आंसर दे दीजिए। 27 और 28, 29 और 30 इन सब क्वेश्चंस का आप आंसर लिख लीजिए कॉपी के ऊपर। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स व्हेन आई मेट हिम इन द रेस्टोरेंट। ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट मतलब जब चेयरफुल मूड होगा, यानी कि सेकंड वाला इसका आंसर है। ओके, इसका क्या आंसर है? सेकंड, इन अ चेयरफुल मूड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। ट्रूली ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका आंसर आप लिख लीजिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट। इसका आंसर है फर्स्ट, वेरी सिमिलर टू हिज फादर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक द न्यूज़। इसका आंसर आपने लिख लिया होगा पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आखिरी क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज का, हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं। साइंस डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। कौन सी साइंस जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के साथ डील करती है? तो आप सब लोग इसका आंसर लिख लीजिए। ओके, तो इसका आंसर है इटाइमोलॉजी। ओके, इसका आंसर है इटाइमोलॉजी। तो मैंने आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो 30 मार्क्स का पेपर जो था वो आपको सॉल्व बता दिया है अच्छे से। तो अब आप थोड़ा 5-10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो एस्पिरेंट्स हैं J&K बैंक पीओ और PA के, उनको शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपने करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ। ओके।